हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऐसी कई वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो आगे के क्लासेस को समझने के लिए और इस वीडियो के को भी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यकीन मानिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पसंद आए वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बारे में बात अगर किया जाए तो बड़ा सिंपल टर्म में हम इसे कह सकते हैं अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी इसका यह मतलब निकला कि प्रोनाउन कुछ और नहीं है, वो नाउन का ही एक इक्विवेलेंट यानी नाउन ही है। अब वो नाउन बार बार रिपीट ना हो, इस बात को अच्छा रिपीट ना हो ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि सेंटेंस में जो रिपीटिशन है उसको हटाया जा सके। रिपीटिशन क्यों हटाते हैं? रिपीटिशन हम इसलिए हटाते हैं ताकि सेंटेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके, क्योंकि जब डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स एक ही बात को ही रेफर करने के लिए, तो सेंटेंस थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन यही होती है आपकी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। बात यह है क्यों, ताकि सेंटेंस में एक ही वर्ड के एक ही नाउन के रिपीटिशन को हटाया जा सके। अगर इसके बेसिक बात को ही समझनी है तो थोड़ा और आसान तरीके से समझने की हमेशा कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा कि राम इज अ टीचर, फुल स्टॉप। राम टीचेज ऑनेस्टली। राम इज अ टीचर और दूसरा मैंने लिख दिया राम टीचेज ऑनेस्टली। अब ये सेंटेंस गलत तो नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस छोटे बच्चों के लिए अच्छा होगा। क्यों छोटे बच्चों के लिए अच्छा है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा जानकार तो किसी भाषा के बारे में नहीं होते हैं। तो वो करते क्या है ना कि मैच करते हैं कि यहाँ राम लिखा है तो RAM है, वहां पे RAM है, तो दोनों के दोनों सेम है। लेकिन एक बड़े बच्चे से, एक 18 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर जो भी बंदा है, उसे ये उम्मीद की जाती है कुछ चीजों को थोड़ा बेहतर करे और बेहतरीन उसको बनाए। तो इसके लिए करना क्या है, वो राम लड़का है तो यहाँ पे इस राम की जगह आप सेंटेंस को बेहतर करने के लिए ही लगाइए। तो ये ही कुछ और नहीं है, इसी राम का इक्विवेलेंट है, और इस नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस प्रोनाउन में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आइए इन सारी चीजों में क्या क्या पढ़ना है उनको एक बार यहां लिख लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला हमें इसमें लिख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तीसरा पर्सनल प्रोनाउन। चौथा रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। छठवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे सातवां नंबर यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक और लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये टर्म्स आपने पहले भी सुने होंगे, नहीं सुने हो तो आप सुन लीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ अलग भी तरह के प्रोनाउन के नाम देखने को मिले हों। जैसे कि सर हमने तो सुना है, शायद आपके मन में हो कि एक सर पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हो सकता है कोई ये बोले कि सर एक पॉजेसिव प्रोनाउन वाला भी प्रोनाउन होता है, ऐसे करके। तो ये जो सारे टर्म्स है ना, ये इन्हीं में से किसी न किसी के पार्ट होते हैं। तो हमें प्रोनाउन के लर्निंग को बेहतरीन बनाने के लिए, एक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस पाने के लिए, पूरा एक एक करके
सीखेंगे। जैसे कि सर शुरुआत में मैंने यहाँ पे लिख दिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, शुरुआत रेसिप्रोकल प्रोनाउन से ही कर देते हैं। तो मैं एक प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो एक प्रॉपर नोट्स बना लें। पहला टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब मुद्दा यह है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकेशन को शो करता है, रेसिप्रोकेशन को शो करता है। रेसिप्रोकेशन का मतलब कि मैंने आपके लिए कुछ किया वैसा ही आपने मेरे साथ भी कर दिया, रेसिप्रोकेशन। यानी आम भाषा में समझने के लिए म्यूचुअल रिलेशन को बताता है। हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो इसे हम याद ऐसे करते हैं, आपस में या परस्पर। हम इसे हिंदी में अगर करना चाहें तो आपस में या परस्पर के केस में इसे पढ़ लेते हैं। तो ये सेंस देने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोनाउन है। एक का नाम है हमारा ईच अदर, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। दूसरे का नाम है हमारा वन अनदर। एक का नाम ईच अदर, दूसरे का नाम वन अनदर। अब क्वेश्चन ये है क्या दोनों का मतलब सेम है? हाँ, मतलब सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब इन दोनों का मतलब आपका ईच वो आपस में या परस्पर के सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? जब आपके पास सिर्फ दो लोग हों और उन दोनों लोगों के लिए आपको आपस में या परस्पर का सेंस देना हो तो विल यूज ईच अदर। लेकिन जब आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे दो लोग नहीं हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे वन अनदर फॉर मोर देन टू। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आगे चल करके इनके काफी एडवांस्ड फॉर्म को भी पढ़े जाएंगे, तो जरूरी है कि आप इनको अच्छे से समझें। अब मैं काम करता हूं कि इन पे बेस्ड दो एग्जाम्पल लिखूंगा, कुछ ब्लैंक छोड़ दूंगा, वहां पे कुछ किया एक एक ब्लैंक छोड़ दूंगा दो सेंटेंसेस में। आपको ये बताना है किसमें ईच अदर आएगा और किसमें वन अनदर आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, बोथ द टीचर्स आर टॉकिंग टू डैश। इस ब्लैंक में आपको यह बताना है कि ईच अदर आएगा कि वन अनदर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर लुकिंग एट डैश। पॉइंट आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों ब्लैंक्स में आप क्या यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोले कि सर यहाँ पे आएगा वन अनदर, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दो। तो जब दो हैं तो दो के लिए आपस में या परस्पर का सेंस देने के लिए हमें यूज करना होता है ईच अदर। अब इसका मतलब क्या निकला आपका ईच अदर का कि ये टू जो है ना, ये प्रेपोजिशन है। चूंकि ये जो ईच अदर आपने यूज किया है ये एक प्रोनाउन है, तो ये बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब निकलेगा कि जो दोनों के दोनों टीचर्स हैं वो दोनों आपस में या एक दूसरे से परस्पर आपस में बात कर रहे हैं। ऑल का हम यूज करते हैं जब चीजें हमारे पास दो से ज्यादा हों। जब चीजें हमारे पास दो से ज्यादा होंगी तो उसी केस में हम लोग ऑल का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं, यहां हमें यूज करना पड़ेगा वन अनदर। तो ये तो भाई प्रेपोजिशन था एट, ये बनेगा उसका ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आए। यहां से मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी से रिलेटेड या थोड़ा हट करके कुछ और भी तो क्वेश्चंस बन ही सकते हैं इसमें, तो मैं उनको भी यहां लिखता हूं, लगे हाथों उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं और इसमें एक एग्जाम्पल लिखूं तो बोलिएगा क्या आएगा। पहला एग्जाम्पल ये लिख रहा, दे आर टचिंग डैश। यहां मैंने लिख दिया बैग्स, ठीक है ना, ये ब्लैंक है। इसके लिए मैं दो तीन ऑप्शन लिखता हूं, उसको आप बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो ऑप्शन में मैंने पहला यहां लिख दिया ईच अदर, दूसरा ईच अदर्स, तीसरा ऑप्शन है वन अनदर, एंड ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इज वन अनदर्स. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4 ऑप्शंस देयर. अब आपको यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा. दैट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो देयर इज अ नाउन. ठीक है. इफ देयर इज अ नाउन वी कैन नॉट यूज अ प्रोनाउन. अगर आपको नहीं पता तो आप एक बात जान लें, टू नाउन्स कांट बी यूज टुगेदर, टू प्रोनाउंस कांट बी यूज टुगेदर, one noun one pronoun can't be used together, one pronoun one noun can't be used together. और इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात तो यहां क्लियर हो जाएगी कि दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज अ प्रोनाउन एंड दिस टू इज अ प्रोनाउन एंड देयर इज अ नाउन. तो इस वाले पैटर्न को फॉलो कर गया कि नाउन एंड प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन पहले ना, प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो प्रोनाउन भी नाउन ही है, बस उस कोई ना कोई नाउन रहा होगा जिसको रिप्लेस करके उस प्रोनाउन को यूज किया गया. तो टू प्रोनाउंस कांट बी टुगेदर, टू नाउन्स कांट बी टुगेदर, वन नाउन वन प्रोनाउन, वन प्रोनाउन वन नाउन कांट बी टुगेदर. ये दोनों ऑप्शन तो चले गए. अब इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, आइए मैं समझाता हूं. पीछे जो मैंने नाउन की क्लासेस चलाई हैं उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है. फिलहाल यहाँ एक बार रिविजन करा देता हूं आपको. जैसे मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन. बात बराबर. दिस इज अ नाउन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन. और ये पर्सन अगर नाउन है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है. ठीक है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन. बट इफ आई यूज राम्स, ये नाउन है. यहां पे नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ये ध्यान में रखिएगा, पहले भी बताया है. इफ यू यूज अपॉस्ट्रोफी एस तो अब वो नाउन नहीं बनेगा, वो बन जाएगा डिटर्मिनर. क्या बन जाएगा? डिटर्मिनर. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन्स टू डिटर्मिन देम. तो अगर ये डिटर्मिनर है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए. तो ऐसे ही हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देने से, जाहिर सी बात है अपॉस्ट्रोफी, आप चाहें तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. और अगर आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है तो एक बात तो क्लियर हो जा रहा है कि अब वो प्रोनाउन नहीं रहा, वो क्या बन गया? डिटर्मिनर. यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो ये प्रोनाउन नहीं है, डिटर्मिनर है. ये प्रोनाउन नहीं है, डिटर्मिनर है. यानी कि वहां पे जो नाउन यूज हुआ है उसके साथ वी कैन नॉट यूज अ प्रोनाउन, बट वी कैन डेफिनेटली यूज अ डिटर्मिनर. अब ये दोनों डिटर्मिनर्स हो गए. अब क्वेश्चन ये फंसता है कि यहाँ पे लगाएं कौन सा? ईच अदर्स लगाएं या वन. ईच अदर्स का मतलब कि अब, अच्छा यहाँ थोड़ा और समझा दूं. राम्स के बारे में अगर राम्स मैंने लिख दिया तो इसका ये मतलब है कि नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई नो राम, इसका यह मतलब है कि मैं राम पर्सन को ही जान रहा हूं, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता आई नो राम्स कार, तो इसका मतलब है कि अब मैं राम के बारे में बात नहीं कर रहा, समथिंग रिलेटेड टू राम. यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं कार की, लेकिन राम की बात नहीं कर रहा. तो वैसे ही अगर आपने किसी प्रोनाउन में, मतलब किसी का मतलब ये कि ऐसे प्रोनाउंस जिनमें अपॉस्ट्रोफी एस का आप यूज कर सकते हैं, तो वो प्रोनाउंस अब प्रोनाउंस नहीं रह जाते, वो बन जाते हैं डिटर्मिनर्स. अगर वो डिटर्मिनर्स बन गए तो अब हम उन वर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि समथिंग रिलेटेड टू देम की बात कर रहे हैं. तो इस सेंटेंस में अब हम बात बैग की कर रहे हैं, इन दोनों की नहीं कर रहे हैं. तो हुज बैग? एक दूसरे का बैग. अब एक दूसरे के बैग के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि दो लोगों की बात हो रही है कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है. अब मुद्दे की बात यहां पे ये है कि यहां कोई ऐसा रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि पता चले कि दो ही लोग हैं या दो से ज्यादा. अब आप बोलेंगे सर दे है, तो दे प्रोनाउन जो होता है ना, जब दो लोग रहेंगे आप तब भी यूज कर सकते हैं, जब दो से ज्यादा लोग रहेंगे तब भी यूज कर सकते हैं. दोनों ही केसेस में आप दे यूज कर सकते हो. तो यहाँ पता नहीं चल रहा है तो यहाँ से आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं. अब आप पूछेंगे कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा कम सही है? देखिए दोनों सही है.
ज़्यादा सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि दो हैं, दो से ज़्यादा। अब सर एग्जाम में आ जाएगा तब कैसे करेंगे, तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो नीचे यहाँ पे बोथ लिखा रहेगा, बोथ बी एंड डी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बताना चाह रहा मैं आपको? तो यहाँ क्यों लिख दिया फिर ऐसे, आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि भाई दोनों हो सकता है। अगर आपने ईच अदर्स बैग्स लगाया तो इसका ये मतलब है कि एक दूसरे के बैग को छू रहे हैं, दो ही लोग हैं। वन एंड अदर्स लगा दिया तो इसका ये मतलब निकल जाएगा कि दो से ज्यादा लोग हैं और वो सारे के सारे लोग मिलकर एक दूसरे के बैग को छू रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ईच अदर, वन एंड अदर के ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं यहां लिखता हूं, जरा मुझे बताइएगा कोई गलत है कि सही है। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ऑल ऑफ देम कांट डू इट। एक एग्जांपल ये रहा पहला। एंड द सेकेंड एग्जांपल इज बोथ ऑफ देम कांट डू इट। अब एक बात तो आप जानते ही हैं कि ऑल, बोथ को हम यूज करते हैं जब दो लोग रहेंगे केवल तभी, ये तो सबको पता है। फॉर टू, ऑल कब यूज करेंगे भाई? जब हम मोर देन टू की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे ऑल की। तो यहां पे अगर ऑल मैंने लगा दिया तो इसका यह मतलब निकल गया, यहां पे दो से ज्यादा लोग हैं और बोथ लगा दिया तो इसका मतलब है कि सिर्फ दो ही लोग हैं। इसका मतलब है कि या तो ए और बी हैं, ए एंड बी, और इन्हीं दोनों की बात हो रही है। यहाँ का मतलब यह है कि ए हैं, बी हैं, सी हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने हैं सबकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन यह है कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद लगे भी कि ये सही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सही है तो क्यों सही है? मैं बताऊं कि सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत है तो क्यों गलत है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जो ऑल है ना, ऑल, और जो बोथ है, बोथ, इनको हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? अफर्मेटिव में। अब अगर आपको इनका नेगेटिव बनाना है तो ऑल का जो नेगेटिव होता है वो होता है नन, दो से ज्यादा के लिए। बोथ का जो नेगेटिव होता है वो होता है नाइदर या फिर नीदर, जो भी पढ़ते हो आप ये बात। तो अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव ही बनाना है और आपको बुलाना है कोई नहीं आया था, तो उस केस में जब दो से ज्यादा हो तो आप नन का यूज करिए। यानी ऑल से जो सेंटेंस आपने यहां लिखा था ये गलत था। ये दोनों ही सेंटेंसेस, अब बोथ से भी जो नॉट के साथ, क्योंकि ऑल के साथ जो ये वर्ब होता है इसको आप निगेट नहीं करते, वर्ब को निगेट नहीं करते। बोथ के साथ भी जो वर्ब आता है वहां पे वर्ब को निगेट करके नहीं लिखा जाता। अब है क्या कि इस ऑल को और इस नॉट को मिला के आप बना दीजिए नन। तो इसे सही करने का तरीका आपका बन जाएगा नन ऑफ देम। अब यहां पे अगर आप कांट लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉट इज हियर नाउ इन नन, तो ये कट गया। इसको आप लगाएंगे कैन डू इट। एक तरीका तो ये रहा सही करने का इसको। इसका भी तरीका देख लीजिए क्या है। बोथ एंड नॉट को मिला के आप बना दीजिए यहां पे नाइदर। क्या बना दीजिए? नाइदर। इसे बना दीजिए आप नाइदर ऑफ देम। यहां पे भी अगर आप कांट लगाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये नॉट इज ऑलरेडी हिडन देयर इन नाइदर, तो दैट शुड बी कैन डू इट। तो बोथ को और ऑल को आप नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब नॉट वर्ब को निगेट नहीं करेगा। तो करना क्या है हमको? इसमें करना हमको यह है कि बोथ की, ऑल को जो है कि आप लगा दीजिए, ऑल और नॉट की जगह लगा दीजिए नन, बोथ और नॉट की जगह लगा दीजिए नाइदर। तो ये रहा ऑल और बोथ के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आइए ऐसे ही एक दो और छोटे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल आपको बताना है कि वो एग्जाम्पल राइट है या रॉन्ग है। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई बॉट
a book. I bought a book last night. पहला कॉमा, and I gave the same to you. पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां, ये भी देख लीजिए। दूसरे में क्या कलाकारी करने वाला हूं, I bought two books last night, कॉमा, एंड आई, आप चाहें तो आई कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूं यहां, एंड आई गेव द सेम टू यू। इसमें हमें क्या समझना है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या समझना है भाई, इसमें जरा देख लिया जाए। ये जो द सेम होता है, द सेम, जनरली फॉर्मल स्टाइल में ये एक डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर। और अगर ये एक डिटर्मिनर है तो इट विल बी फॉलोड बाय अ नाउन, इट विल डेफिनेटली बी फॉलोड बाय अ नाउन। नाउन तो चाहिए। तो जनरली बोलचाल की भाषा में लोग करते क्या हैं कि द सेम को प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हैं। प्रोनाउन मतलब नाउन नहीं लगाते, जैसे प्रोनाउन यूज करना है वहां वो लगा देते। अगर कोई चीज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, अगर कोई चीज नॉन लिविंग है, क्या लिख दिया मैंने, नॉन की स्पेलिंग नन लिख दिया ना, थोड़ा रुक जाइए, ये हटाइए पहले यहां से। अगर कोई चीज नॉन लिविंग है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए इट लगाया करिए, और अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए दे लगाया करिए। तो दे किसी के साथ भी लगा सकते हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ह्यूमन बीइंग है, अदर देन ह्यूमन बीइंग है। इट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आगे पढ़े जाएंगे, फिलहाल इस सेंटेंस में आते हैं। इफ यू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली यू विल फाइंड समथिंग। आई बॉट समथिंग, व्हाट डिड आई बाय? आई बॉट अ बुक। अ बुक इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बोला गया कि कल रात को मैंने एक किताब खरीदा और मैंने किया क्या कि वही किताब जो है तुमको दे दिया। तो उसी किताब को रेफर करने के लिए यहां पे द सेम यूज किया गया है, बट सेम इज अ डिटर्मिनर, इट्स नाउन इज मिसिंग। तो एक काम करिए, उसी बुक के बारे में बात हो रही है ना, एंड दैट इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर बात उसी के बारे में हो रही है तो द सेम को काट दीजिए और यहां पे इट लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा कि किसी द सेम को आप प्रोनाउन की तरह यूज कर लें, वो डिटर्मिनर है तो या तो एक नाउन लगा दीजिए कि एंड आई गेव द सेम बुक टू यू, लेकिन एक बार बुक यूज हो चुका है तो दोबारा उस बुक को लगाना बहुत बेहतर नहीं माना जाएगा, तो गलत, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इट लगा दीजिए। ऐसे ही आई बॉट टू बुक्स, ये जो टू बुक्स आपने लिखा है, दिस इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसी बुक को रेफर करने के लिए यहां पे लगाया गया है द सेम। अब ये जो द सेम लगाया गया है ये क्या है, उसको रेफर किया गया और इसको यूज कर लिया गया प्रोनाउन की तरह से, लेकिन ये तो है डिटर्मिनर। तो या तो आप यहां पे लगा दीजिए द सेम बुक्स। अब ऐसा करना सही इसलिए नहीं बेहतर होगा क्योंकि वहां पे बुक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लगाए जो रिप्लेस करे। तो प्लूरल को रेफर करने के लिए हम दे लगाते हैं सब्जेक्टिव केस में, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। मुझे कैसे पता ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि जो गिव दिया है ये वर्ब है, तो इस वर्ब का हमको यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देम। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बड़े आसान से एग्जांपल्स हैं ये। इन एग्जांपल्स को समझने के लिए बस इतना ही करना है कि आपको बढ़िया से वीडियो में बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। देखने के बाद वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि लाइव क्लास तो ये वाली है नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना हूं मैं, तो इससे मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं। तो आपके जो कमेंट्स होंगे आप जब इसमें देंगे तो मुझे एक आइडिया लगेगा मुझे अपने टीचिंग में और क्या इंप्रूव करना है, ताकि आपके लर्निंग बेहतर हो सके और मेरी टीचिंग भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू, बाय बाय।